एक बार हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल माइंड्स एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी टेंस की क्लास। टेंस का मतलब क्या समझते हैं आप? टेंस मतलब वर्ब का एक सब टॉपिक है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का ही एक उपअंग है, एक सब टॉपिक है। और उससे आपको ये पता चलता है कि कर्ता ने किसी क्रिया को कब किया, वर्तमान में किया कि भविष्य में किया या भूतकाल में किया, और उसके कार्य करने की प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, कि वो काम को कर रहा था या वो काम को कर चुका था या काम को वो करता है, ये काम को करेगा। समझ पा रहे हैं? तो कर्ता ने किस प्रकार से क्रिया की और कर्ता ने क्रिया कब की, इसका बोध कराते हैं कौन? टेंस। क्लियर? समझ में आया? तो वर्ब, क्रिया। टेंस पढ़ने से पहले हमको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि वर्ब, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया मतलब कर्ता जो कार्य करता है। वर्ब मीन्स एक्शन डिनोटिंग वर्ड। किसके एक्शंस? कर्ता या सब्जेक्ट के एक्शंस। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या, वर्ब किसके अनुसार चलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसका वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर कर्ता कैसा है? बहुवचन है। अगर कर्ता प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज होगा? प्लूरल फॉर्म यूज होगा। कहने का मतलब क्या, वर्ब का यूज पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। क्रिया पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती? कर्ता के ऊपर। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अब वर्ब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो क्रिया को अगर हिंदी में करते हैं तो जिस भी शब्द के आगे ना लगता है, लिखना, खेलना, पढ़ना, राइट, गायन, गाना, है ना, गाना, ये सारी चीजें जो हैं ये सब क्या कहलाती हैं? वर्ब कहलाती हैं। ना लग रहा है अगर आप हिंदी की बात करें तो। हालांकि मेरी आप लोग को ये सलाह है कि अंग्रेजी एक अलग भाषा है, इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी एक अलग भाषा है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन पर डिपेंडेंट होकर आप आंसर्स को पिक करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर्स गलत हो जाएं। ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर का अपना स्वयं का ग्रामर है और उस ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। मैंने टेंस टॉपिक से इसकी शुरुआत ही इसलिए की है क्योंकि जो टेंस है अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें कई अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है और अगर आपने अपने टेंस को मजबूत कर लिया तो आप ग्रामर के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर अप करते चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलिए, वर्ब। तो वर्ब बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे अनुसार वर्ब बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। ठीक है? इन जनरल बात कर रही हूं, दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ब को हम बोलते हैं मेन वर्ब और दूसरे वर्ब को हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के फिर दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स। तो मेन वर्ब मतलब क्या? जिससे ये पता चले कि कर्ता ने किस प्रकार का कार्य किया, कि कर्ता ने लिखा, कि कर्ता ने पढ़ाई की, कि कर्ता ने खेला, कि कर्ता गायन गा रहा है, कि कर्ता नृत्य कर रहा है। तो क्रिया की प्रवृत्ति पता चलती है, कर्ता ने किस प्रकार का कार्य किया ये पता चलता है, इसलिए उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे रीडिंग, राइटिंग, राइट, स्टडिंग, ये सारी चीजें क्या हो गई? मेन वर्ब। और प्राइमरी वर्ब के दो सब टॉपिक्स होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब किसकी मदद करेगा? मेन वर्ब की मदद करेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण क्या हो गए? इज, एम, आर, हैज, हैड, एक्सेट्रा। समझ पा रहे हैं आप? और मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स मतलब कुछ स्पेसिफिक तरीके के मॉडल वर्ब्स। इनका खुद का अपना नियम कानून रहता है, ये खुद अपने अनुसार चलते हैं और इनके यूजेस से सेंटेंस को एक अलग मतलब भी पता चलता है। जैसे मॉडल्स के उदाहरण क्या होंगे? यूज्ड टू, मे, माइट, ought to, कैन, कुड, ये सब क्या हो गए? मॉडल्स हो गए। ठीक है?
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल्स एक अलग टॉपिक है। ओके, टोटल 13 मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं और वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉपिक है। अभी हम टेंस पे फोकस करेंगे, मतलब हमारा पूरा फोकस किस में होगा, मेन वर्ब पे होगा और हेल्पिंग वर्ब पे होगा। इसलिए टेंस के हिसाब से मैंने वर्ब्स को दो सब कैटेगरीज में इसमें लिखा दिया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब। समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ टेंस में दो ही तरीके के वर्ब्स का यूज होगा, एक तो मेन वर्ब्स का और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर उसका अन्य नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो किसकी मदद करेंगे, मेन वर्ब की मदद करेंगे। ओके, कि कर्ता ने क्या कार्य किया इसके बारे में किसके थ्रू जानकारी मिलेगी, मेन वर्ब की, और मेन वर्ब के सहयोग के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक काल में अलग प्रकार के मेन वर्ब्स यूज करते हैं, मेन वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज किया जाता है। अब मैं इसके सब टाइप्स बताती हूँ। पहले मैं प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान सबसे अधिक आवश्यक है और वर्तमान ही ये निर्धारित करता है कि भविष्य कैसा होगा, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगी प्रेजेंट टेंस से, फिर मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी और फिर मैं पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी अभी। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला वाक्य होता है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इसका अन्य नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ पा रहे हैं? फिर प्रेजेंट टेंस का दूसरा वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट, अभी मैं सब एक के बाद एक आप लोग को बताऊंगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट। और नेक्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये जब मैं आपको अभी डिटेल से आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर टेंस का भी होता है, क्या होगा, सिंपल, सिंपल फ्यूचर। बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सेम चलेगा। पास्ट टेंस भी आप अपने से लिख लीजिए, क्या होगा, सबसे पहले सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? तो हर एक टेंस के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के सब टाइप्स बनते हैं जो अलग अलग कंडीशन बताते हैं। आगे आगे क्लास में आपको क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इतना क्लियर हुआ आपको कि वर्ब का ही एक सब टॉपिक है टेंस। कार्य कब किया गया, कार्य करने का तरीका कैसा था, ठीक है, कितने अवधि में किया गया या कोई निश्चित अवधि नहीं थी, ये सारे बारे में जानकारी पता चलेगी। आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। और वर्ब का ही सब टॉपिक है टेंस, और टेंस में सिर्फ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? दूसरा ये भी बताया था मैंने कि वर्ब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग चीज में। अब हम आते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो देखिए, क्रिया, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। तो वर्ब के बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 3 फॉर्म्स हैं। आप लोगों को चीज़ें और सरल करने के लिए और अपनी बात और अच्छे से पहुंचाने के लिए मैंने सिंप्लीफाई करके इसके 5 फॉर्म्स बना दिए ताकि आप रिकॉल कर सके, और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि इसी के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर आउट होंगी। ठीक है, अब चलिए क्रिया का फॉर्म। क्या है क्रिया का फॉर्म? देखिए, तो पहली क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं V1, दूसरे फॉर्म को बोलते हैं V2, तीसरे फॉर्म को बोलते हैं V3, मेरे द्वारा बनाए गए चौथे फॉर्म को बोलते हैं V4 और लास्ट फॉर्म को बोलते हैं V5। V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, V2 मतलब पास्ट फॉर्म, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 मतलब प्रेजेंट फॉर्म विथ
एस या ई एस। अब ये क्या है मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण हम लिखते हैं। पहला उदाहरण V1 का क्या है, राइट। मैंने एक वर्ब लिया राइट, लिखना। तो राइट का पास्ट फॉर्म क्या होगा, रोट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, रिटन। देखिए इन सब का प्रयोग टेंस के अलग अलग स्वरूप में किया जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। V4 क्या होगा, ING फॉर्म, मतलब राइट के आगे ING लग जाएगा तो क्या हो गया, राइटिंग। और V5 मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ राइट, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या बन गया, राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा V5 मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैडम ये क्या बात कर रही हैं, बॉय अगर हम बात करें कर्ता की तो बॉय मतलब कर्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, राइट। और अगर हमको कई लड़कों की बात करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, बॉयज। लेकिन वही मैडम क्या कह रही हैं कि कर्ता का सिंगुलर फॉर्म क्या है, राइट्स, मतलब बॉय क्या करेगा, राइट्स करेगा। उल्टा, ठीक उल्टा, तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, राइट्स। और वर्ब का प्लूरल फॉर्म मतलब बॉयज क्या करेंगे, राइट करेंगे, ना कि राइट्स करेंगे। तो प्लूरल फॉर्म क्या हो गया कर्ता का, राइट। मतलब इन शॉर्ट अगर कर्ता को देखें तो एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बदल जाता है कर्ता, बॉय से बॉयज हो जाता है, गर्ल से गर्ल्स हो जाता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स हो जाता है। तो स्टूडेंट इज सिंगुलर, स्टूडेंट्स इज प्लूरल। लेकिन क्रिया में ठीक उल्टा चलता है, ठीक विपरीत चलता है। क्या क्रिया में कैसा रहता है कि अगर सिंगुलर क्रिया है, मतलब अगर कर्ता सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगता है, राइट्स। और अगर कर्ता प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, राइट। एस हट जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, तो ये सोचिए कि जीवन क्या है, संतुलन की कहानी है। हर चीज जितनी संतुलित रहती है चीजें उतनी क्लियर रहती हैं, राइट। तो जब बॉय सिंगुलर है तो संतुलन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब में एक एस लगा दिया तो राइट्स हो गया। ठीक, अगर बॉय प्लूरल है, यहाँ एस यूज हो चुका है, बॉयज हो चुका है, तो हमने वर्ब को क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो इसलिए बॉय के साथ आएगा राइट्स और बॉयज के साथ आएगा राइट। समझ में आ रहा है। तो इसको याद करने की मेरी जो पंच लाइन है, एक जो गोल्डन ट्रिक है वो क्या है, एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया। याद रहेगा आपको, ठीक। तो ये हो गया हमारे वर्ब्स के फॉर्मेट के बारे में और किस तरीके से वर्ब डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट के ऊपर और किस प्रकार से मेन वर्ब ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, कुछ फंडामेंटल्स थे। टेंस जानने के पहले हमको ये जानना जरूरी था कि कौन सी चीज को किस तरीके से पढ़ा जाता है। समझ पा रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज तो बहुत बेसिक क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे पहले सबके, फिर हम उसके एडवांस लेवल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।